हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के सेट पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध धर्म। बाघ की गुफाओं से संबंधित है इनमें से बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चार शहर दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है। आपको बताना है कि किस शहर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग मिला है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है टीकमगढ़, तीसरा ऑप्शन है धार और चौथा ऑप्शन है दतिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। इंदौर शहर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग प्राप्त है और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है केसी नियोगी, दूसरा ऑप्शन है महावीर त्यागी, तीसरा ऑप्शन है के संथानम और चौथा ऑप्शन है वाई चौहान। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केसी नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और भारत के वर्तमान 2021 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। तो आपको भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, इसे भी याद रखना है। और वर्तमान 2021 में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और वित्त आयोग की जो गठन है वह अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है चार ऑप्शन देकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सी भाई मुदलियार, तीसरा ऑप्शन है आनंद मोहन बोस और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। इंडिया ईस्ट एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा गया है चार ऑप्शन देकर इनमें से ईरान की मुद्रा क्या है। पहला ऑप्शन है रेनमिनबी, दूसरा ऑप्शन है रियाल, तीसरा ऑप्शन है रूबल और चौथा ऑप्शन है दिनार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें याद रखना है। ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल, ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है मांडू और चौथा ऑप्शन है अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर इंदौर में स्थित है और इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? आपसे पूछा गया है रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी। पहला ऑप्शन है गुर्जर, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है चंदेल और चौथा ऑप्शन है परमार। तो आपको बताना है इनमें से किस वंश की राजकुमारी थी रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंदेल। रानी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी और रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगोरगढ़ थी। चलिए आगे चलते हैं। और चंदेल से आपको याद रखना है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? आपसे पूछा गया है बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13 दिनों के लिए। बरमान का मेला 13 दिनों के लिए चलता है और बरमान मेला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान स्थान पर लगता है और यह प्रसिद्ध मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और 13 दिनों तक चलता है। तो आप याद रखेंगे बरमान का मेला नरसिंहपुर में बरमान नामक स्थान पर लगता है और यह मकर संक्रांति से शुरू होकर 13 दिनों तक चलता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 कार्यालय हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? आपसे पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 10। तो आपको सही आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 10 संभाग और 52 जिले शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है अजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सीतासरण शर्मा और चौथा ऑप्शन है BR देव। तो आपको बताना है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान 2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है जगदीश देवड़ा। तो ये यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत हैं, आपको याद रखना है। जगदीश देवड़ा 2021 में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो आपको एक अच्छे से याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान 2021 में अध्यक्ष हैं जगदीश देवड़ा। अच्छे से नाम याद कर लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है किसे मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, दूसरा ऑप्शन है खंडेराव होलकर, तीसरा ऑप्शन है भोजीराज राव होलकर और चौथा ऑप्शन है मालेराव होलकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के रूप में मल्हार राव होलकर को जाना जाता है और मल्हार राव होलकर वंश की स्थापना की थी और होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। तो आपको याद रखना है मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के रूप में मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? आपसे पूछा गया है वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है नर्मदापुरम, तीसरा ऑप्शन है शहडोल और चौथा ऑप्शन है रीवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदापुरम। 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था और नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे बुद्ध के जीवन के घोड़े के प्रतीक से दर्शाया जाता है, किस घटना को? पहला ऑप्शन है चक्र, दूसरा ऑप्शन है प्रबोधन, तीसरा ऑप्शन है जन्म और चौथा ऑप्शन है त्याग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 त्याग। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना महावीर निष्क्रमण कहलाती है और इसे ही घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? आपसे पूछा गया भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 23 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल को। भारत में पंचायत दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन के तहत शुरू हुई थी और पंचायती राज का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनकी समय सीमा दी गई है कि आपको बताना है शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक भोपाल के मुख्यमंत्री थे। पहला ऑप्शन 1951 से 1955 तक, दूसरा ऑप्शन है 1953 से 1957 तक, तीसरा ऑप्शन 1952 से 1956 तक और चौथा ऑप्शन है 1950 से 1954 तक। तो आपको बताना है शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1952 से 1956 तक। शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है गुना, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में भोपाल में हुआ था और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। इसे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1983 और चौथा ऑप्शन है 1985। तो इसका राइट आंसर बताना है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? आपसे पूछा गया है किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? पहला ऑप्शन है 1820, दूसरा ऑप्शन है 1821, तीसरा ऑप्शन है 1819 और चौथा ऑप्शन है 1822। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1822 में। 1822 में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आपसे पूछा गया है कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1992 से 93, दूसरा ऑप्शन है 1993-94 में, तीसरा ऑप्शन है 1994-95 और चौथा ऑप्शन 1991-92। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1992-93 में। कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992-93 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, उसे मध्य प्रदेश ने कब अपनाया था? पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2012 और चौथा ऑप्शन है 2013। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2013। मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल के रूप में 2013 को अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया था? आपसे पूछा गया है भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है अल बरूनी, दूसरा ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, तीसरा ऑप्शन है जियाउद्दीन बरानी और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अल बरूनी के द्वारा। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था और अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला कवि और इतिहासकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद किस घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद किस नदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है? पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन महानदी और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महानदी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिवाह नामक स्थान से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से ढूंढकर कि कौन से गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है निर्गुणी, दूसरा ऑप्शन है साझा, तीसरा ऑप्शन है कलगीतुर्रा और चौथा ऑप्शन है रासलीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निर्गुणी। निर्गुणी लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं और कबीर प्रमुख रूप से निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? आपसे पूछा गया है दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? पहला ऑप्शन है बिहार और झारखंड, दूसरा ऑप्शन है बिहार और ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और बिहार और चौथा ऑप्शन है झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपसे पूछा गया है दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को लाभ हुआ है। झारखंड जो दामोदर नदी है उसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से हुआ है और यह दामोदर से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2020, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं
और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वह मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर इन सभी वीडियोस की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? आपसे पूछा गया है मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है कवक संक्रमण और चौथा ऑप्शन है उत्परिवर्तित जीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्परिवर्तित जीन। मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण होता है उत्परिवर्तित जीन। और हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसके वाहक जो होती हैं ज़्यादातर स्त्रियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोलेस्ट्रॉल है एक। आपसे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल का प्रकार, दूसरा ऑप्शन है जंतु वसा में पाया जाने वाला बसी अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफार्म का व्युत्पन्न और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम नमक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जंतु वसा में पाया जाने वाला बसी अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में पाया जाने वाला बसी अल्कोहल है और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एक GM काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय सक्रियता, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है भूमिगत तेल और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो आपको बताना है GM काउंटर का उपयोग इनमें से किसे मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाभिकीय सक्रियता। GM काउंटर का उपयोग नाभिकीय सक्रियता को मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि? आपको बताना है बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है पारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है, तीसरा ऑप्शन है पारे में चमक होती है इसलिए इसका स्तर आसानी से पढ़ा जा सकता है और चौथा ऑप्शन है पारा उष्मा का अच्छा सुचालक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है इसलिए इसका उपयोग बैरोमीटर में जल के स्थान पर किया जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, अर्थात यह वायु दाब मापी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है फेथोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है मैनोमीटर और चौथा ऑप्शन है एल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेथोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र फेथोमीटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन से तरल को शीतलक के रूप में फ्रिज में उपयोग में किया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमोनिया। अमोनिया गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में फ्रीज करने के लिए किया जाता है और अमोनिया का जो सूत्र होता है वह होता है NH3। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से औपनिवेशिक कीट है? आपको 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा औपनिवेशिक कीट है। पहला ऑप्शन है लोकस्ट, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है चींटिया और चौथा ऑप्शन है मच्छर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चींटिया। चींटिया एक प्रकार की औपनिवेशिक कीट का उदाहरण है। यह अपने लिए भोजन का संग्रह करके रखती हैं और चींटी जो होती है वह सबसे मेहनती जीव होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मॉर्फिन जो एक ड्रग से किस श्रेणी में रखा जाता है? आपसे पूछा गया है मॉर्फिन जो एक ड्रग से किस श्रेणी में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है प्रति मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है रोगाणुरोधक और चौथा ऑप्शन है नार्कोटिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नार्कोटिक्स। मॉर्फिन जो एक ड्रग्स है इसे नार्कोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से प्राथमिक रंग है। पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष में बनने वाले रंग, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति में बनने वाले सभी रंग, तीसरा ऑप्शन है श्वेत प्रकाश के फैलने से बनने वाले रंग और चौथा ऑप्शन है वे रंग जो किसी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बनाए जा सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वे रंग जो किसी दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है और ये हैं लाल, नीला और पीला। इन्हें ही प्राथमिक रंग कहा जाता है और ये ऐसे रंग होते हैं जिन्हें
किन्हीं दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है, और इनकी संख्या है 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्यों? आपसे पूछा गया है, जब एक फुटबॉल जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्यों? पहला ऑप्शन है, यह अंदर से खाली होती है। दूसरा ऑप्शन है, ये रबर की बनी होती है। तीसरा ऑप्शन है, यह बहुत हल्की होती है और वायु के प्रतिरोध को कम करने में सक्षम होती है। तीसरा और लास्ट ऑप्शन है, इसमें से प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। जब एक फुटबॉल जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर की ओर उठती है, तो इसका कारण होता है क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, वहाँ के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी देश जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, वहाँ के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है नपुंसकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिकेट्स। पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, वहाँ के बच्चों को रिकेट्स बीमारी होने का डर होता है, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शाक भोजियों का भोजन का सबसे अधिक भाग बना होता है। आपसे पूछा गया है, शाक भोजी अर्थात शाकाहारियों का भोजन का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है लिपिड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। शाक भोजियों अर्थात शाकाहारियों का भोजन का सबसे अधिक भाग कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल का निर्माण होता है। आपसे पूछा गया है, एक सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है गर्भपत्र में, दूसरा ऑप्शन है बीजांड से, तीसरा ऑप्शन है पराग से और चौथा ऑप्शन है अंडाशय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंडाशय से। एक सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। जिन पादपों में फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम, मक्का, अंगूर आदि सभी सत्य फल के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? आपको 4 ऑप्शन है और आपको बताना है ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन है गति पर, दूसरा ऑप्शन है आयाम पर, तीसरा ऑप्शन है तरंग पर और चौथा ऑप्शन है आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयाम पर। ध्वनि तरंगों की तीव्रता उन तरंगों की आयाम पर निर्धारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा गया है, रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म, तीसरा ऑप्शन है इमारत और चौथा ऑप्शन है बच्चे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। रेडियो कार्बन विधि का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसमें कार्बन के C14 संभारिक का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है क्यों? आपसे पूछा गया है, ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है क्यों? पहला ऑप्शन है हमारे ऊपर ठंडी हवा फेंकता है, दूसरा ऑप्शन है यह हवा उत्पन्न करता है जो शरीर से उष्मा को दूर कर देता है, तीसरा ऑप्शन है यह संवहन पवन उत्पन्न करता है और चौथा ऑप्शन है हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद अर्थात पसीने का बाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है क्योंकि यह हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद अर्थात पसीने का बाष्पीकरण बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? आपसे पूछा गया है, स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? पहला ऑप्शन है 24 कैरेट, दूसरा ऑप्शन है 22 कैरेट, तीसरा ऑप्शन है 24 काट्स और चौथा ऑप्शन है 32 कैरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 कैरेट। सबसे अधिक स्वर्ण जो शुद्ध होता है वह होता है 24 कैरेट का। सबसे शुद्ध स्वर्ण 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है? आपसे पूछा गया है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर होता है जो, उस पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है। पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आयरन सल्फेट और चौथा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयरन ऑक्साइड। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से किसमें ऑक्सीजन
एक मुख्य अवयव होता है? पहला ऑप्शन है साधारण नमक, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जल। जल में ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और इसमें ऑक्सीजन होता है। और जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:8 होता है। यह अनुपात भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? आपसे पूछा गया है मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? पहले ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है गर्भनाल, तीसरा ऑप्शन है ग्रीबा और चौथा ऑप्शन है योनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय तक फेलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? आपसे पूछा गया है यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? पहला ऑप्शन है 235 न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है 235 प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है कुल 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है 235 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुल 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235 में नाभिक में कुल 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राइबोफ्लेविन है एक। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना है इनमें से राइबोफ्लेविन क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है पादप, तीसरा ऑप्शन है रंगने वाला कारक और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो आपको बताना है इनमें से राइबोफ्लेविन क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है और राइबोफ्लेविन की कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियां होती हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है और इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी बीमारियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक मछली बताइए जो सल्क रहित होती है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से कौन सी मछली है जो सल्क रहित होती है। पहला ऑप्शन है कैटफिश, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता मछली, तीसरा ऑप्शन है कार्प और चौथा ऑप्शन है मुलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैटफिश। कैटफिश एक ऐसी मछली है जो सल्क रहित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्रुव में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है? आपसे पूछा गया है ध्रुव में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल है ये। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ध्रुव में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोक्विन, तीसरा ऑप्शन है सल्फा औषधि और चौथा ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन। तो आपको बताना है इनमें से किस औषधि का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है और टाइफाइड जो रोग होता है यह आंत को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP प्लस एग्जाम 2016-2017, MP प्लस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017 और जेल प्रेरी एग्जाम 2018-2020, NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021 इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के GK, GS और साइंस के वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।